कंपनी बन जाती है तो सबसे पहले आता है ग्रुप। क्या लिखा रहता है? ग्रुप्स क्या है? तो हम जब भी हम अकाउंट्स के अंदर जाते हैं, ग्रुप्स की बात करते हैं, तो हमें बताया गया है टेली के अंदर 28 ग्रुप्स होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं? ये मुख्य हेड कहलाते हैं। इनके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। जितने भी लेजर या अकाउंट्स आप ओपन करते हैं, क्या करते हैं, अकाउंट्स ओपन करते हैं, उन सबको किसी ना किसी ग्रुप हेड्स के अंदर हमें जोड़ना पड़ता है, जिससे हम टैली के अंदर सही तरीके से लेखा जोखा कर सके। राइट। तो इस तरीके से देखिए कुल मिला के हमारे पास कितने 15 प्राइमरी और बाकी 13 सेकेंडरी, कुल मिला के 28 हमें ग्रुप बताए गए हैं, जो निम्न प्रकार है। नंबर 1 हम लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट्स क्या करता है भैया? केवल पूंजी के खातों को रखने की परमिशन देता है। इसका मतलब हुआ जब भी हम व्यापार स्टार्ट करते हैं, व्यापार स्टार्ट करने में जो व्यापारी द्वारा लगाया गया है या मालिक ऑनर द्वारा लगाए गए धन को हम पूंजी कहते हैं। चाहे मालिक के रूप में लगाया गया हो, चाहे मुद्रा के रूप में लगाया गया हो, चाहे प्रॉपर्टी के रूप में लगाया गया हो, उस सारी की सारी उस व्यापार के लिए क्या कहलाएगी? पूंजी। उन खातों को हम इसमें शामिल करते हैं। कई बार दो व्यक्ति मिलके, जिसे हम साझेदार कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो उन दोनों के खातों को हम पूंजी खाते में डालेंगे। कई बार शेयर मार्केट, जो शेयर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, मतलब 100 लोग मिलके छोटी छोटी अंश पूंजी लगा के क्या करते हैं, छोटे छोटे से मतलब पूंजी के रूप में भाग लगाकर अपना मतलब 10-10 रुपए, 100-100 रुपए, 1,000 रुपए, 2,000, 1 लाख रुपए, जैसे करोड़ों का है, तो वहां पर जो हजारों अंशधारी हैं, उनके खातों को भी हम पूंजी खाते में शामिल करते हैं। जी आपको बता दूं, इसका एक सब ग्रुप होता है रिजर्व एंड सरप्लस। क्या होता है? रिजर्व एंड सरप्लस। ये भी बता देंगे। इसके अंदर हम संचय और आधिक्य से संबंधित जो भी खाते होते हैं उनको खोल के इसके अंदर रखते हैं। तो ये भी हम एक्सप्लेन कर देंगे। दूसरा आता है हमारा लोन लायबिलिटीज। क्या आता है? मतलब इस ग्रुप का उपयोग तब किया जाता है जब व्यापारी द्वारा किसी अन्यत्र जगह से उधार पैसे लिए गए हैं, लोन के रूप में जो भी पैसे लिए जाते हैं, चाहे सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, तो इसके कुछ सब ग्रुप भी होते हैं। तो सबसे पहले लिखा है बैंक ओडी। क्या लिखा है? बैंक ओडी मतलब ये भी एक प्रकार का लोन है जो बैंक से लिया जाता है। हम बैंक से जैसे बनाते लिमिट बनवा लेते हैं, हम अपना मकान गिरवी रख के बैंक को गिरवी रख देते हैं, उसके बदले में बैंक से कहते हैं कि हमें 10 लाख की लिमिट बना दो और हम जब चाहे निकाल लेंगे, जब चाहे हम जमा कर देंगे, जितने दिन के लिए निकालेंगे उसके उतने दिन का हम तुम्हें ब्याज देंगे। ऐसा करने के लिए जो क्या खोले जाते हैं, खाते खोले जाते हैं, उन्हें बैंक ओडी मतलब एक प्रकार का लोन लायबिलिटीज के अंदर ही आने वाला सब ग्रुप है। दूसरा है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन का मतलब यही है, जैसे कई बार हम क्या करते हैं, जैसे हमने कोई क्रेशर खोला या हमने कोई दुकान खोली, तो दुकान को हम गिरवी रख के या प्लॉट भवन बनाते हैं, भवन को गिरवी रख के होम लोन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं कि ये मकान बना रहे हैं, इसके ये आपका हो जाएगा जी, हम नहीं चुकाएंगे, और उसके बदले में हम क्या ले लेते हैं? लोन। तो ये सिक्योर्ड लोन कहलाता है। क्या कहलाता है? सिक्योर्ड लोन। क्योंकि यदि विषम परिस्थितियों में बैंक को आप पैसा नहीं चुका पाएंगे तो वो इससे वसूल लेगा। ठीक है, ऐसे लिए गए लोन को ही हम सिक्योर्ड लोन के अंतर्गत रखते हैं। अनसिक्योर्ड लोन मतलब ऐसा लोन जो हम रिलेशनशिप में लेते हैं, पहचान वालों से लेते हैं, हम अपने दोस्त फ्रेंड से ले लेते हैं, जिसके बदले में हम क्या संपत्ति गिरवी नहीं रखते हैं, बल्कि ऐसे उधार पैसे ले लेते हैं। उसमें ना तो हमें हो सकता है ब्याज दे रहा हो सकता है नहीं भी लेता हो, तो ऐसे लिए गए लोन को अनसिक्योर्ड लोन की श्रेणी में हम रखते हैं। यह भी लोन लायबिलिटीज का उदाहरण है। फिर अगला तीसरा आया करंट लायबिलिटीज। अब चालू दायित्व भी होते हैं। लोन लायबिलिटीज के बाद भी कुछ दायित्व चालू भी होते हैं। मतलब जी क्या कहलाते हैं, मतलब किन्हीं का हम पैसा देना होता है, जिनके हमें पैसे देने होते हैं वो दायित्व के रूप में आते हैं और उनकी प्रकृति बदलने योग्य होती है। मतलब
कभी कम है कभी ज्यादा है, अभी थोड़ी देर बढ़ गई फिर घट गई फिर बढ़ गई, मतलब इस तरीके अस्थिरता के कारण ने क्या बोल दिया, करेंट लायबिलिटीज। क्या बोल दिया, करंट लायबिलिटी। इनके कुछ सब ग्रुप है। तो पहला दिया है टैक्स, ड्यूटीज एंड टैक्स। तो गवर्नमेंट के जितने भी टैक्स होते हैं, चाहे टीडीएस से रिलेटेड हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सेल टैक्स हो, या हम जीएसटी के नाम से जो वर्तमान में जानते हैं, जितने भी, चाहे हम टोल टैक्स हो, जितने भी टैक्स होते हैं उनका हमारा दायित्व होता है कि उनको भरना है। जबकि गवर्नमेंट मैसेज छोड़ छोड़ के आपको धमकाती रहती है कि आपको पेनल्टी लग जाएगी, ये लग जाएगी, वो आपको प्रमोट भी करती है, राइट। तो आपको टैक्स भरना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको देश के विकास में सहयोग करना है तो आपको टैक्स देना है, सीधी सी बात है। यदि सुविधाएं चाहिए, यदि टैक्स नहीं होगा तो गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिनके माध्यम से वो पैसा कमा सकती है, राइट। तो टैक्स ही उनके पास एक माध्यम है, और टैक्स जो हम भरते हैं वो करंट लायबिलिटीज है। क्या है, चालू दायित्व है, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी है कि हमें इनकम टैक्स भरना है, हमें जीएसटी समय पर रिटर्न फाइल करना है, ये हमारी जिम्मेदारियां होती हैं। इसीलिए ऐसे पैसे जो हम गवर्नमेंट को देते हैं टैक्स के रूप में, वो ड्यूटीज एंड टैक्स की श्रेणी में आएंगे। फिर अगला प्रोविजंस। कई बार ऐसे होते हैं, कई प्रोविजंस बना दे, जैसे हिरास का प्रोविजंस बना दिया। किसका, हिरास। अब क्या होता है, जैसे आपने लैपटॉप लिया या कंप्यूटर लिया कोई भी, तो उस पर गवर्नमेंट कहती है 60% डिडक्शन हो जाएगा हिरास का। कितना, जो आपने 10,000 का खरीदा है वो 1 साल बाद कितने का, 4,000 का बचेगा। कितने का, यदि कोई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी, कंप्यूटर का कोई भी पार्ट्स आपने खरीदा है और यदि नया है तो पहले साल आपको कितना, 60% डिडक्शन हो जाएगा। तो कितना भैया, कंप्यूटर तो 6,000 का घाटा ही हो गया ना। तो इसकी पूर्ति करने के लिए प्रोविजंस आप बना सकते हो। क्या बना सकते हो, तो ये भी एक दायित्व है, क्योंकि अब जो नुकसान हुआ ये कौन भरपाई करेगा, राइट। दिख तो है नहीं रहा। फिर आया सन्डरी क्रेडिटर्स। अब करंट दायित्व क्या होते हैं, चालू लेनदार क्या होते हैं, विविध लेनदार लिखा है, करंट सन्डरी क्रेडिटर्स माने विविध लेनदार कहलाते, जिनको हमें पैसा देना होता है, जिन व्यक्तियों से हम उधार माल खरीदते हैं तो वो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनके हमें पैसे चुकाना है, मतलब कोई भी कंपनी हो। अब वो एक अलग मैटर है कि हम बैड क्रेडिटर्स की श्रेणी में आ गए, डूअर ऋण की श्रेणी में आ गए, ठीक है, तो ये अलग मैटर है। लेकिन अभी हमारी जिम्मेदारियां हैं, तो ऐसे दायित्व को हमने क्या में डाला है, सन्डरी क्रेडिटर्स के अंदर। ये भी एक करंट लायबिलिटीज का एक सब ग्रुप है। फिर अगले राउंड में हम चलते हैं, आया फिक्स्ड एसेट। क्या लिखा है, फिक्स्ड एसेट, मतलब जो स्थायी प्रकृति की संपत्तियां होती हैं उनको इस श्रेणी में रखा गया है। तो जैसे भूमि, भवन, हमारे लिए फर्नीचर, कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, फैन, ये सब क्या है हमारे लिए, हमारी व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर हम इन संपत्तियों को, इन माल को भी हम संपत्ति के रूप में गिनवा रहे हैं। जबकि फर्नीचर बनाने वाली कंपनी के लिए फर्नीचर फिक्स एसेट्स नहीं हो सकता, उसके लिए क्या है, गुड्स होगा। क्या होगा, तो ये हमने पहले राउंड की क्लास में बताया था, राइट। तो फिर हम आगे बढ़ते, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अब विनियोग क्या कहलाता है भाई। अब विनियोग का मतलब होता है, मतलब कुछ पैसा कंपनी क्या करती है, लाभ कमाने के उद्देश्य से दूसरी जगह भी लगा देती है, अन्यत्र शेयर खरीद ले, कहीं कुछ कर ले, एफडी बना दे, कुछ भी कर ले। ऐसे इन्वेस्ट किए गए पैसे को हम क्या कहते हैं, विनियोग कहते हैं, और ऐसे पैसे को हम इस श्रेणी में रखते हैं। करंट एसेट्स, अब कुछ चालू संपत्ति जैसे करंट लायबिलिटीज होती है, ऐसी करंट एसेट्स भी होती है, माने चालू संपत्तियां भी वर्तमान की संपत्तियों के लिए बात कह रहा है। तो सबसे पहले हम इनके देखते हैं, करेंट एसेट्स के अंदर जो आने वाले हैं, स्टॉक इन हैंड। क्या लिखा है, स्टॉक इन हैंड, मतलब जो माल खरीदते हैं और माल बेचते हैं, जो शेष बचता है वो क्या कहलाता है, वर्तमान का स्टॉक। तो वो भी तो घटता बढ़ता रहता है, इसलिए उसको कह दिया करंट, क्या कह दिया, करंट एसेट्स, राइट। मतलब अभी 10,000 का था, अभी हमने बेच दिया तो 5,000 का बचा,
तो कम हो गया, अभी हमने फिर खरीद लिया तो 20,000 का फिर हो गया। तो इनकी प्रकृति बदलती रहती है, इसीलिए इन्हें क्या बोल दिया, करंट एसेट्स। और इनको हमने स्टॉक इन हैंड के अंदर, ऐसे व्यवहारों को हम कहां डालेंगे, स्टॉक इन हैंड के अंदर। फिर आया डिपॉजिट एसेट्स। कई बार ऐसा होता है हम डिपॉजिट एसेट्स मतलब एडवांस भी दे देते हैं किसी को पैसे, हम एफडी भी बना देते हैं शॉर्ट टर्म की, लॉन्ग टर्म की, तो ऐसे पैसे को हम डिपॉजिट एसेट्स के अंदर शामिल करेंगे, राइट। फिर आया लोन एंड एडवांस। जब तुम लोन लेते हो, संपत्ति गिरवी रख देते, कई बार तुम खुद लोन दे देते हो, संपत्ति गिरवी रख लेते हो क्या, और लोन दे देते हो, ऐसे व्यवहार को आप इसके अंतर्गत शामिल करेंगे। और एक और बचा है तुम्हारा सन्डरी डेटर्स। तो सन्डरी डेटर्स का मतलब होता है विविध देनदार, मतलब अब उधार खरीद रहे थे, अब उधार तुमने बेच भी दिया, क्या, जिन व्यक्तियों को उधार पैसे दिए हैं, बेचे हैं, मतलब माल बेच के उधार पैसे बनाई, उधारी बनाई है तुमने, तो उन सब खातों को इसके अंदर रखना चाहिए। क्लियर हुआ। अब आया कैश इन हैंड, जो पैसा हाथ में बचता है, ड्राज में रहता है, वो सब क्या कहलाता है, करंट एसेट कहलाता है। उसे हम क्या कहते हैं, करंट एसेट्स। बैंक अकाउंट, बैंक में भी जो पैसा रहता है वो भी घटता बढ़ता रहता है, इसलिए उसे हम काय में शामिल करते हैं, करंट एसेट्स में। ब्रांच ऑब्लिक डिवीजन, ये तब यूज होता है, कब होता है, जब आप एक कोई कंपनी का काम या कंपनी का निर्माण करके विभिन्न प्रकार की ब्रांचें बना रहे हैं, अलग अलग ब्रांचेस बना देते हैं, तो उनके बीचों में जो ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उन ब्रांचों के खातों को इसमें शामिल करेंगे। अब लिखा है MICS, मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट्स। ये जो व्यय किए जाते हैं, जैसे कोई भवन आपने पुराना खरीदा या दुकान खरीदी, उसको बनाने में आपने 1 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो वो इस प्रकार के व्ययों को अब ना तो फिक्स एसेट्स में डाल सकते हो ना कुछ, तो इस प्रकार के व्ययों को इसमें शामिल कर दिया जाता है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट। मतलब संपत्ति तो है लेकिन व्यय के रूप में संपत्ति है। जैसे एडवर्टाइजमेंट कर दिया 1 करोड़ का, जरूरत नहीं थी लेकिन कर दिया, तो ऐसे व्ययों को आप इसमें शामिल करेंगे। अब सस्पेंस, कुछ संदेहप्रद स्थिति में जो खाते खुल जाते हैं होते हैं, जैसे आपके पास अचानक पैसा है या कुछ संदेहप्रद स्थिति बन जाती है, तो एक ऐसा अकाउंट खोला जाता है जिसमें उन व्यवहारों को हम इसमें शामिल कर देते हैं। विषम परिस्थितियों में हम सस्पेंस अकाउंट को खोलकर उनका समाधान कर सकते हैं। फिर आया सेल्स अकाउंट। क्या आया, सेल्स अकाउंट क्या काम करता है, सेल्स अकाउंट जो होता है केवल माल के विक्रय की एंट्री करने की परमिशन देता है। जब भी हम व्यापार में माल बेचेंगे, क्या करेंगे, माल बेचेंगे, माल शब्द जब यूज करें, संपत्ति बेचेंगे नहीं, माल बेचेंगे, तो माल शब्द को हम सेल्स अकाउंट में डालेंगे, राइट। फिर इसी तरीके से होता है तुम्हारा क्या, परचेस। क्या होता है, परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट का मतलब होता है जब माल खरीदोगे तो केवल खरीदारी वाले दो ही, सेल्स रिटर्न भी हो सकता है सेल्स में, सेल्स रिटर्न और सेल, और इसी में परचेस में परचेस और परचेस रिटर्न 2 प्रकार के लेजर ही जनरेट होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। क्लियर। अब आया डायरेक्ट इनकम। पूरा व्यवसाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर डिपेंड रहता है, मतलब ये मुख्य रूप से होते हैं 4 हमारे। कौन कौन से, यहाँ से डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट इनकम क्या कहलाती है, वह इनकम जो जिसका मिलना पहले से तय है, जैसे स्कूल की फीस फिक्स है, वकील की फीस फिक्स है, डॉक्टर की फीस फिक्स है, तो ऐसा जो पहले से निर्धारित मूल्य हो और मिलना निश्चित हो, तो उस इनकम को क्या कहते हैं, डायरेक्ट इनकम। लेकिन इनडायरेक्ट इनकम कौन सी कहलाएगी, जो अचानक, जैसे ब्याज कितना मिलना जो फिक्स नहीं है, ठीक, कितना मिलेगा कम मिलेगा फिक्स नहीं है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा चंदा, आपसे कोई चंदा दे जाए, फिर आपको बोनस मिल जाए, क्या मिल जाए, तो ये सब आपको पैसे पड़े मिल जाए, कोई गिफ्ट आइटम दे दे, तो ऐसी इनकम को हम इनडायरेक्ट इनकम मानते हैं। क्या मानते हैं, क्या मानते हैं। लेकिन अब आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या कहलाता है,
डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या कहलाएगा भाई? अरे भाई ऐसा व्यय जो उत्पादन की लागत को प्रभावित करता हो। उत्पादन से जुड़े हुए जितने भी व्यय होते हैं, जैसे आप कोई चीज का निर्माण कर रहे होगे और उस निर्माण में जितना भी व्यय होगा, क्या होगा? जितना भी व्यय होगा उन सारे व्ययों को आप काय में डालेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। जैसे हमने क्या किया? पंखा बनाया, पंखे में लगे कर्मचारियों का वेतन, पंखे में लगे बिजली व्यय, पंखे में लगे पानी का व्यय, पंखे में लगे मजदूरों का, जितने भी कर्मचारी उस पंखे के निर्माण में योगदान देंगे, जो खर्चे उस पंखे के निर्माण में होगा, जो उसकी लागत को कम ज्यादा कर सकते हैं, उन सारे व्ययों को आप काय में डालेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे मजदूरी, हमेशा मजदूरी, चाहे मजदूरी शब्द बस लिखा हो तो क्या आपको क्या डालना है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये मजदूरी शब्द, अब सैलरी और मजदूरी लिखा हो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चला जाएगा। देखिए शब्दों की बनावट देखिए, जो कॉमर्स में स्थान मिला है, सैलरी एंड वेजेस, क्या लिखा है? वेतन और मजदूरी दिया है, तो क्या काय में जाएगा? इनडायरेक्ट। और मजदूरी और वेतन लिख दिया है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में चला जाएगा। जी इसमें कुछ नियम थे तो हम लोगों को जो बताए गए थे, अब क्या नए सर्कुलर में हुआ है देख लेना, लेकिन हमेशा ये फॉर्मेट रहता था। क्लियर? फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? अरे उत्पादन की लागत को प्रभावित करने वाले व्ययों को छोड़कर बाकी उत्पादन के बाद जितने भी व्यय किए जाते हैं उन सब व्ययों को आप काय में डालोगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे हमने क्या किया? पंखा तो बना पैक करके रख दिया, उसकी लागत आ गई 500 रुपए। अब उसके बाद हमने विज्ञापन कर दिया, तो हमें पंखा कह रहा है, हमें इससे क्या लेना देना? विज्ञापन आपने किया है, आपने सेल्समैन से लगा दिए बेचने के लिए, बोला हमारी जरूरत नहीं थी, हम तो बन गए 500 में बन गए थे। कितने बन गए थे? अब बेचना है तो तुम सेल्समैन लगा, उन्होंने शोरूम खोल दिया। तो पंखा कह रहा भैया हम तो 500 में बन गए थे, लेकिन आपको बेचने के लिए क्या शोरूम खोलना पड़ा। समझ में आ रहा है? कुछ आ रहा कि नहीं आ रहा है? आपने हजारों कर्मचारी ले, अरे भाई हम बन के तैयार हैं, आप हजारों कर्मचारी काय के लिए लगा रहे हो? आप तो बेचने के लिए लगा रहे हो, आप प्रॉफिट कमाने के लिए लगा रहे हो। तो ऐसे जो बाद में व्यय किए जाते हैं, आपने बड़ा गोदाम ले लिया, कहीं कुछ कर लिया, स्टोरेज बना लिया, तो ये सब नहीं। उत्पादन की लागत को छोड़कर सारे के सारे व्यय क्या कहलाएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो क्लियर हुआ? तो यहां पर ये क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन जो हमने क्लियर करके दे दिया। क्लियर बन जाएगा। इसी में हम एक और चीज जोड़ देते हैं। चलो अब ग्रुप तो 28 आपने बता दिए। नए ग्रुप का निर्माण कैसे करेंगे? सिंगल ग्रुप क्रिएशन और मल्टीपल ग्रुप क्रिएशन। तो जब भी हमें ग्रुप तैयार करना होता है तो हम अकाउंट्स इन्फो पे जाएंगे और ग्रुप्स पे जाएंगे, और यहां से हम सिंगल ग्रुप तैयार करने के लिए सिंगल ग्रुप्स वाले भाग से क्रिएट बटन को चुनेंगे, और यहां पर हमने लिख दिया जैसे डिस्काउंट, क्या बना दिया, और इसे हमने सेल्स में डाल दिया। क्या डाल दिया? तो यहां पर हमने बनाने के बाद हम इन सारे ऑप्शनों को इनेबल यस नो करने के बाद और अंत में जाके एक्सेप्ट कर देंगे। इस तरीके से सिंगल ग्रुप तैयार हो जाएगा। तो 28 की जगह हमारे 29 हो गए। लेकिन मल्टीपल ग्रुप क्या है? हम एक साथ एक समय में एक से ज्यादा ग्रुप तैयार कर सकते। जैसे हमने लिखा परचेज, क्या लिखा हमने? बनाया परचेज होता तो है, लेकिन सागर अलग रहना चाहिए, ड्यूरी अलग रहना चाहिए, भोपाल अलग रहना चाहिए। ये हमने 3 लेजर और बना दिए, 3 ग्रुप और बना दिए। सागर का सागर में देखेंगे, कहलाएंगे ये परचेसी। तो इस तरीके से हम मल्टी ग्रुप क्रिएशन कर सकते हैं। देखना चाहते हो तो हमारे 4 बन गए। कितने बन गए? 4। इनकी संख्या बढ़ के कितनी हो गई? 28 और 4 32। तो इस तरीके से हम ग्रुप को तैयार कर सकते हैं। क्लियर बन जाएगा? कोई दिक्कत इसमें? कोई प्रॉब्लम? ये क्वेश्चन कई बार सिंगल भी आ जाता है, तो स्टेप बाय स्टेप समझाना है आपको।
अब अगले राउंड में हम चलते हैं